एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे और वो है कोकोनट। कोकोनट की बात करते हैं। कोकोनट कोकोनट का बोटेनिकल नेम क्या होता है? कोकोस न्यूसिफेरा। अब ये अपने आप में एक पाम है, यानी कि फैमिली क्या होगी? एरिकेसी। 2n बराबर 32 क्रोमोसोम्स होते हैं। एक प्लांटेशन क्रॉप है ना। इसके अलावा तमिलनाडु जो है वो लीडिंग कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है इंडिया का। सबसे ज़्यादा कोकोनट का प्रोडक्शन आपका तमिलनाडु में होता है। तमिलनाडु इज़ लीडिंग कोकोनट प्रोड्यूसिंग स्टेट। इसके अलावा कोकोनट को एज अ होम स्टेट मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे भी लगाया जाता है, यानी कि एक मेन प्लांटेशन क्रॉप के तौर पे तो वो है ही है, लेकिन अगर किसी किसान के पास ज़मीन ज़्यादा नहीं है तो वो कोकोनट को उसने लगा रखा है जैसे कि एज अ प्लांटेशन क्रॉप, लेकिन साथ में वो और भी दूसरे क्रॉप लगाएगा अपने सेल्फ सब्सिस्टेंस के लिए, अपनी खुद की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए फैमिली की। तो उसको हम बोल रहे हैं ऐसा होम स्टेड मैनेजमेंट सिस्टम के तौर पे लगाया जाता है कोकोनट को। इसके अलावा कोकोनट एक ट्रॉपिकल क्रॉप है। ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है इसका 27 से 32 डिग्री सेल्सियस। दिन और रात के टेम्परेचर में ज़्यादा फर्क नहीं होना चाहिए। डायरनट का मतलब ही क्या है कि दिन और रात के टेम्परेचर में वेरिएशन, लेकिन वो वेरिएशन 7 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे जाता है तो फ्रूट में फिर एबनॉर्मेलिटी देखने को मिलती है। रेनफॉल की अगर हम बात करें, हमने पहले एक रेनफॉल का टॉपिक कितने अच्छे तरीके से पढ़ा था, क्यों हम में मेजर करते हैं, सारी चीज़ें बताई थी। तो 1000 से लेकर के 2500 रेनफॉल जो है वो इसको रिक्वायर होता है। सनशाइन की अगर हम बात करें, कितनी धूप चाहिए? टोटल अपने लाइफ टाइम में लगभग 2000 घंटे की धूप चाहिए, जिसमें से एक महीने में लगभग इसे 120 घंटे की धूप चाहिए होती है। यानी कि टोटल अपना प्रोडक्शन तक आने में इसको हर महीने 120 घंटे की धूप तो लगेगी ही लगेगी। 80 से 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यहाँ पर, 80 to 90% टोटल। इसके अलावा अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से नीचे जाती है, यानी कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60% से कम होती है, तो स्टोमेटा जो है बंद हो जाएंगे। स्टोमेटा बंद होगा तो ट्रांसपिरेशन आपका नहीं होगा, साथ ही CO2 भी अंदर नहीं आएगी, और CO2 नहीं आएगी तो फोटोसिंथेसिस का रेट घट जाएगा। इसके अलावा फ्रूट टाइप क्या है? ड्रूप है, यानी कि थिक फ्लैशी फ्रूट। जो इसका इन्फ्लोरेसेंस है वो क्या होता है? वो होता है स्पेडिक्स। इसके अलावा अगर हम सॉइल की बात करते हैं तो 1 से 1.5 मीटर गहरी मिट्टी चाहिए होती है, जो कि आपकी ऑर्गेनिक मैटर में रिच होनी चाहिए, ड्रेनेज अच्छा होना चाहिए, फर्टिलिटी अच्छी हो, और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी भी अच्छी हो। पीएच की रेंज जो है ये 5 से लेकर के 8.5 तक जो है इसके लिए सही रहती है, लेकिन आइडियल पीएच जो है वो है रहता है 5.5 से लेकर के 7.5। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे एक डायग्राम मैंने बना रखा है। इस डायग्राम में अगर आप देखोगे तो ये कोकोनट का सेक्शन काट करके रखा हुआ है। अब इसमें सबसे बाहर की जो लेयर है हरी, वो है एपिकार्प। एपिकार्प को अगर आप हटाओगे तो उसके बाद में फाइबरस पोर्शन आ जाता है, जो ब्राउन फाइबर हम देखते हैं, और वो होता है मीजोकार्प, ये पूरा। इसके बाद में आता है एंडोकार्प, जो गोला आप देखते हो बाजार से खरीद के लाते हो, जिसमें पानी निकलता है, ऊपर एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको तोड़ना पड़ता है, वो एंडोकार्प है। एंडोकार्प के अंदर जो है गिरी निकलती है, यानी कि वाइट कर्नल, और जो पानी है वो होता है लिक्विड एंडोस्पर्म, जो कि होता है ये ट्रिप्लॉइड, 3N होता है मेनली, लिक्विड एंडोस्पर्म। वो मेनली आपके जो हैं न्यूक्लियाई मेनली वो होती है जिनकी चारों तरफ सेल वॉल नहीं होती, क्योंकि जैसे ही न्यूक्लियाई की चारों तरफ सेल वॉल राइज हो जाती है तो फिर वो वाइट कलर का पोर्शन बना लेता है, जिसको हम कर्नल बोल रहे हैं। और बाकी जो आपका ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म है वो आपका पूरा का पूरा लिक्विड होता है, जो यहाँ पे देखने को मिलता है। तो सबसे बाहर हो गई एपिकार्प, हरे रंग की लेयर, उसको हटाया तो अंदर हमें फाइबरस पोर्शन मिला, जो कि हो गया मीजोकार्प। फिर मीजोकार्प के बाद में जो हार्ड पोर्शन आता है सबसे पहले, वो होता है एंडोकार्प, और उसके अंदर होती है गिरी, यानी कि जो कर्नल है वो वाइट, और उसके अंदर यहाँ पे मौजूद रहता है लिक्विड एंडोस्पर्म।
जो कि आपके ट्रिप्लॉइड न्यूक्लियाई होते हैं जिनके चारों तरफ सेलुलराइज नहीं हुई है। आगे बात करें तो कोकोनट जो है वो मेनली कोकोनट का ये जो पाम होते हैं उन्हें दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, एक होते हैं टॉल, एक होते हैं ड्वार्फ। अगर हम टॉल की बात करें तो इनमें वेराइटी मतलब इनमें सफिक्स के तौर पे वेराइटी टिपिका लिखा जाता है। कॉमनली जितने भी कोकोनट ग्रोइंग रीजन है वहाँ पे जो टॉल कल्टीवार हैं वो लगाए जाते हैं। इनकी हाइट जाती है लगभग 20 से 30 मीटर और फ्लावरिंग की 6 से 10 साल में स्टार्टिंग कर देते हैं प्लांटिंग के, और लगभग 80 से 100 साल इनकी उम्र होती है। क्रॉस पॉलिनेटेड होते हैं, क्योंकि क्रॉस पॉलिनेटेड हैं तो हेटेरोजाइगस होते हैं इस वजह से। और फ्रूट साइज़ इनका मीडियम से लार्ज होता है, मीडियम टू लार्ज फ्रूट साइज़। इसके अलावा जो कोपरा की क्वालिटी है और जो ऑयल कंटेंट है वो भी इनमें अच्छा होता है। कोपरा क्या होता है, देखो अभी हमने बात करी थी कि ये पूरा का पूरा कोकोनट था, तो इसमें सबसे अंदर आपकी गिरी निकलती है वाइट वाइट, है ना, और उसके अंदर पानी होता है यहाँ पर। तो जब हम सुखा लेते हैं तो अंदर का पानी भी पूरा सूख जाता है, पूरा अंदर का पानी सूख गया। और ये जो हस्क है मेनली मीज़ोकार्प का, ये पूरा का पूरा हटा दिया जाता है। एपिकार्प हटाया, सबसे पहले तो आपने करा क्या, इसको अच्छे से सुखा लिया, सुखाने के बाद में एपिकार्प हटाया, मीज़ोकार्प हटाया, और जो एंडोकार्प है उसको तोड़ लिया। फिर आपको ये अंदर का जो पोर्शन है गिरी वो मिलती है सफ़ेद, उसको हम बोलते हैं कोपरा। तो कोपरा जो है मेनली ड्राई कर्नल होता है, गिरी होती है, वाइट फ्लैश ऑब्टेन्ड आफ्टर रिमूविंग आउटर हस्क एंड शेल। शेल को तोड़ के हटाने के बाद में और बाहर का जो पूरा का पूरा हस्क है और एपिकार्प है उसको हटाने के बाद में हमें अंदर की जो गिरी मिलती है उसे कोपरा बोलते हैं। ये सबने देखा भी होगा, सूखे गोले लेकर के आते हैं फिर बीच में से उससे तोड़ लेते हैं, तो यही है, इन्हीं को बोलते हैं कोपरा। आगे हम बात करें तो हम बात कर रहे थे कि ये जो हमारे टॉल वाले कल्टीवार होते हैं इनमें कोपरा की भी क्वालिटी बढ़िया मिल जाती है और क्वांटिटी भी, और साथ ही ऑयल की भी। इनमें कई सारे कल्टीवार आते हैं, जिसकी वेस्ट कोस्ट टॉल है, ईस्ट कोस्ट टॉल है, बेनालोएम टॉल है, टेप्टो टॉल है, अंडमान ऑर्डिनरी टॉल है, लेकेडिव ऑर्डिनरी टॉल है। ये सारे कल्टीवार है जो मेनली आपके टॉल की कैटेगरी के हैं, लगाए जाते हैं ज़्यादातर कोकोनट ग्रोइंग रीजन में। इसके अलावा एक कैटेगरी होती है यहाँ पे ड्वार्फ की, इनमें नाम के बिल्कुल आखिर में वैरायटी नेना लिखा जाता है। इनकी हाइट कम है, 8 से 10 मीटर की हाइट होती है 20 साल के पौधे की। और इनसे मेनली हम जो हरे नारियल रहते हैं हमारे, जिनमें पानी बहुत ज़्यादा होता है, यंग कोकोनट, उनकी मेनली हार्वेस्टिंग करते हैं, टेंडर नट कोकोनट की। ये हमें क्वालिटी में यहाँ से बढ़िया मिलता है, कई सारी बीमारियों के प्रति रेजिस्टेंट है। उम्र कितनी है, 40 से 50 साल। और जो टॉल वैरायटी है वहाँ पे लाइफ कितनी होती है पौधे की, लगभग 80 से 100 साल, और यहाँ पे है 40 से 50 साल। वहाँ पे होता है क्रॉस पॉलिनेशन, इधर है सेल्फ पॉलिनेशन। वो है हेट्रोजाइगस और ये है होमोजाइगस, क्योंकि सेल्फ पॉलिनेशन है। जो फल का साइज़ है वो वहाँ पे आपका मीडियम टू लार्ज था, यहाँ पे स्मॉल टू मीडियम है। इसके अलावा जो फ्लावर और फ्रूटिंग है वो पौधा लगाने के 3 से 4 साल में स्टार्ट हो जाती है आफ्टर प्लांटिंग। याद रखना, कमर्शियल प्रोपागेशन कोकोनट का सीड से होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सीड से पहले हम पौधा तैयार करेंगे और फिर पौधे का ट्रांसप्लांटेशन करेंगे। अब जो ड्वार्फ मेनली कल्टीवार हैं इनमें कई सारे हैं, जैसे चौघाट ग्रीन ड्वार्फ, चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ, केथली ऑरेंज ड्वार्फ, गागाओ बॉन्डम ग्रीन ड्वार्फ। इसके अलावा मल्यान येलो ड्वार्फ, मल्यान ऑरेंज ड्वार्फ, मल्यान ग्रीन ड्वार्फ। लेकिन ये तो मेनली नेटिव है, ये जो है ये एग्जोटिक कल्टीवार है बाहर के ड्वार्फ में। इसके अलावा देखें तो अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक जोन के लिए लगभग 27 हाई यील्डिंग वैरायटी जो है कोकोनट की वो रिलीज़ करी गई हैं। चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ आपकी टेंडर नट वैरायटी के तौर पे बहुत बेहतरीन है। यहाँ पे हमने मेनली देखा था कि ड्वार्फ में जो चौघाट ऑरेंज ड्वार्फ है वो जो है
टेंडर कोकोनट के तौर पे बहुत इम्पोर्टेंट वैरायटी है। तो जो चौगाट ऑरेंज ड्वार्फ है, ये हमारी टेंडर कोकोनट यानी कि हरे नारियल के लिए बढ़िया वैरायटी होती है। ये हम बात कर चुके। चौगाट ऑरेंज ड्वार्फ इज बेस्ट फॉर टेंडर नट वैरायटी। ड्वार्फ हमारे जितने भी होते हैं सारे ही लगभग आपके हरे नारियल के लिए ही एक्सट्रैक्ट करे जाते हैं। उनसे मेनली जो हार्वेस्टिंग है वो ग्रीन कोकोनट की करी जाती है, जो यंग कोकोनट होता है। इसके अलावा इम्प्रूव्ड वैरायटीज़ की अगर हम बात करें तो उनमें एक ईयर में पर ईयर 1.63 से लेकर के 4.8 टन कोपरा की जो यील्ड है वो मिल जाती है। अलग अलग इंडिया के स्टेट्स के लिए 18 हाइब्रिड जो है रिलीज़ करे गए हैं, जिनकी यील्ड लगभग 2.79 से लेकर के 4.8 टन कोपरा होती है पर हेक्टेयर पर ईयर। यानी कि कोपरा की यील्ड लगभग 2.79 से लेकर के 4.8 टन होती है पर ईयर। ये हाइब्रिड वैरायटीज़ के लिए हैं जो कि देश के अलग अलग स्टेट्स के लिए रिलीज़ करी गई हैं। कब लगेंगे पौधे? रेनी सीजन में लगेंगे, और जो हम सीडलिंग लगाएंगे वो बंद बना करके लगाएंगे ताकि वाटर लॉगिंग ना हो। इस तरीके से लगा देते हैं। ये थोड़ा ऊंचा सा बंद लगेगा, इस पर मेनली हमने पौधा लगाया और यहाँ पे कटोरी सी बना दी जिसको हम बोल रहे हैं बेसिन सिस्टम। टोटल 175 पौधे लगते हैं 1 हेक्टेयर में, जिसमें स्क्वायर सिस्टम से पौधे लगाए जाएंगे तो 7.5 बाई 7.5 मीटर की रो टू रो प्लांट टू प्लांट स्पेसिंग रहेगी। टोटल 175 पौधे हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि हमें इंटरक्रॉपिंग भी करनी है बढ़िया तरीके से, तो अच्छे तरीके से लाइट की अवेलेबिलिटी रहे, उसके लिए इंटरक्रॉपिंग बढ़िया से हो, तो हम रेक्टेंगुलर सिस्टम फॉलो करेंगे। रेक्टेंगुलर सिस्टम में टोटल 170 पौधे लगेंगे 1 हेक्टेयर में, और 9 बाई 6.5 मीटर की स्पेसिंग रहेंगी रो टू रो प्लांट टू प्लांट। जो ट्रायंगुलर सिस्टम है उसको मेनली अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे पौधे तो थोड़े ज़्यादा लगते हैं 205, लेकिन इंटरक्रॉपिंग के लिए ये ज़्यादा सूटेबल नहीं है। इसके अलावा पौधा हम लगाएंगे तो पहले हम पिट तैयार करेंगे। पिट हमारी 1 मीटर क्यूब की बनेगी। लंबाई गहराई चौड़ाई में गड्ढा 1 मीटर का होना चाहिए। 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर गहराई, 1 मीटर चौड़ाई। फिर हम करेंगे क्या, सबसे नीचे हम जो कोकोनट का हस्क है उसी की एक लेयर लगा देंगे बॉटम में, और उसके बाद में जितनी भी मिट्टी निकाली थी उसके साथ में फार्म यार्ड मैन्योर मिक्स करके इस पूरे मिक्सचर को 60 सेंटीमीटर की हाइट तक भर देंगे। और फिर हम बीचों बीच में पौधा लगाएंगे और आसपास की मिट्टी को अच्छे से प्रेस कर देंगे। मल्चिंग हम यहाँ पे कर सकते हैं। मल्चिंग के लिए कोकोनट हस्क या सूखे पत्तों का इस्तेमाल यहाँ पे हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये इन्होंने यहाँ पे मल्चिंग कर रखी है, तो मेनली सूखे पत्ती वगैरह का इस्तेमाल कर रखा है, और ये पूरी मल्चिंग कर रखी है और ड्रिप डाल रखी है। तो मल्चिंग के लिए जो है कोकोनट हस्क और ड्राई लीफ का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा इरिगेशन की अगर हम बात करें तो हर 4 दिन में लगभग 45 लीटर पानी से चाहिए होता है। रेनी सीज़न में जब आपने पौधा लगाया तब तो पानी देने की ज़रूरत ही नहीं है, बारिश हो ही रही है। लेकिन जब ड्राई सीज़न होगा तो हमें पानी देना पड़ेगा। तो हर 4 दिन में। वैसे इरिगेशन जो एक्चुअल में होता है ना, वो डिपेंड करता है आपका सॉइल और क्लाइमेट पर। सॉइल किस टाइप की है, क्लाइमेट किस तरीके का है, उस बिहाफ पर डिपेंड करता है कि इरिगेशन आपको कितना करना पड़ेगा, यानी कि इरिगेशन शेड्यूल। लेकिन ऑन एन एवरेज 45 लीटर पानी जो है हर 4 दिन में लग जाएगा ड्राई सीज़न में। गर्मियों में पौधे को बचा करके रखना है तो थोड़ा शेड देना पड़ेगा। इसके अलावा पिचर इरिगेशन का इस्तेमाल कर सकते हो जहाँ पे पानी की बहुत कमी रहती है। पिचर इरिगेशन अपने आप में बहुत बढ़िया टेक्निक है। इसमें होता क्या है, पौधों की जड़ों के पास में मिट्टी के जो मटके होते हैं उनको दबा दिया जाता है मिट्टी में। अब आप इसमें पानी भर दो, पानी आप इसमें भर दोगे, ये पानी काफ़ी धीरे धीरे जो मिट्टी में नेचुरल होल होते हैं उनसे पानी धीरे धीरे मिट्टी में निकलता रहेगा, और यहाँ पे आपकी अच्छी खासा जो मॉइस्चर या ह्यूमिडिटी है वो आपकी मेंटेन रहेगी, और ये पौधा आपका बहुत बढ़िया चलता रहेगा। कुछ नहीं करा आपने, जो मिट्टी के मटके थे वो पौधे की जड़ के पास में गाड़ दिए, और इस अच्छे से मिट्टी से जो है इधर बंद कर रखा है। अब इस जो ये पूरा का पूरा मिट्टी का मटका है इसमें जो है पानी आप भर दो। मिट्टी के मटके में होते हैं नेचुरल पोर, छोटे छोटे छिद्र होते हैं इसमें, तो अपने आप ही पानी यहाँ से सीप आउट होकर के मिट्टी में आता रहेगा और पौधा बढ़िया चलेगा।
इसके अलावा हम आगे बात करें तो जैसे कि हमने देखा कि 80 से 100 साल की उम्र तो होती है जो टॉल कल्टीवार होते हैं उनकी, और बाकी आपके छोटे वाले जो हैं वो 40-50 साल में ही ख़त्म हो जाते हैं। तो अब हम क्या पुराने के जो पौधे हैं हमारे, जो पुराने पाम हैं, उनको सबको क्या एक साथ निकाल देंगे? नहीं। 3 से 4 साल के इंटरवल में धीरे धीरे करके पौधे हटाए जाते हैं जो ओल्ड पाम होते हैं, और उनकी जगह पर नए पौधे लगा दिए जाते हैं। नए पौधे लगाने के लिए सबसे पहले आप मार्क कर लो एरिया को कि आपको पौधा लगाना कहाँ पे है। फिर पिट बना करके, जैसे बताया था, 1-1 मीटर की पिट बनाई जाएंगी, 1 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 1 मीटर गहरी पिट बनाई, और उसमें पौधा लगेगा। उसके आसपास कोई भी आपको अगर ओल्ड प्लांट लगा हुआ है तो उसको हटा देंगे, और सारे के सारे ओल्ड प्लांट एक साथ नहीं हटाएंगे। पहले साल में हम 1/3 पौधे हटाएंगे पुराने, फिर अगली साल फिर 1/3 हटाएंगे, तीसरी साल फिर 1/3 हटाएंगे, चौथे साल फिर 1/3 हटाएंगे, इस तरीके से। तो 3 से 4 साल के अंदर हमारे पुराने जितने भी पौधे हैं जो मरने वाले थे वो सब हट जाएंगे, जिनका प्रोडक्शन बिल्कुल डाउन हो चुका है, और उनकी जगह पर सारे के सारे नए पौधे से रिप्लेसमेंट हो जाएगा। लेकिन ये होगा स्टेजेस में, ठीक है। और अगर गार्डन में आपका बिल्कुल भी जो है रेगुलर स्पेसिंग नहीं है, इरेगुलर स्पेसिंग है, तो ऐसे केस में कैसे पुराने जो ओल्ड पाम है उनको हटाया जाएगा? उसमें हम ये करेंगे कि हमने पौधे लगा लिए जैसे, तो पौधे लगाने के जो रेडियल डिस्टेंस यानी कि बिल्कुल सीधी सीधी, उसमें 1 साल के अंदर अंदर जो 1 मीटर के फासले पर मौजूद जितने भी पुराने पाम होंगे उन्हें हटाएंगे। दूसरे साल में रेडियल डिस्टेंस में, जिसकी मान लो इधर आपका पौधा लगा हुआ है तो ये रेडियल डिस्टेंस है। अब इसके 2 मीटर के दायरे में अगली साल जितने भी आपके पौधे आ रहे होंगे पुराने वो हटा दिए जाएंगे। ऐसे तीसरे साल में 3 मीटर के दायरे में हटा दिए जाएंगे, और बचे हुए चौथे साल में। ये है कोकोनट, अपने आप में एक पेरिनियल क्रॉप है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया कि शैलो बेसिन बना दिया जाता है जो कि लगभग 2 मीटर की रेडियस का होता है, और एक मानसून के शुरुआत में इसमें पानी आपका इकट्ठा हो जाएगा, जितना ज़रूरत होगी उतना मिलता रहेगा, और बारिश के बाद इसको वापस से जो है बंद कर दिया जाएगा और हम ड्रिप डाल देंगे। ये देखो ये क्या करा, ये यहाँ पे 1.8 या 2 मीटर के बेसिन बना दिए। थोड़ा सा यहाँ पे पोर्शन छोड़ देते हैं बंद का, और इसके चारों तरफ जो है लगभग 1.8 मीटर के दायरे में ये कटोरी बना देते हैं जिसे हम बेसिन बोल रहे हैं, बारिश के मौसम से पहले। और उसके बाद में इसको भर के बंद कर देंगे और फिर यहाँ पे डालेंगे ड्रिप। तो शैलो बेसिन बना दिया जाता है 2 मीटर की रेडियस का मानसून की शुरुआत में, और फिर इसे बाद में भर देते हैं मानसून के बाद। फर्टिलाइज़र्स की अगर हम बात करें तो जो एडल्ट प्लांट हो यानी कि एडल्ट पाम को जो डोज दी जाती है वो दी जाती है 500 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम P2O5 और 1200 ग्राम K2O। लेकिन जो नया पौधा हमने लगाया है उसमें लगाने के 3 महीने बाद हम इस पूरी एडल्ट डोज का 1/10 देंगे। 1/10 ऑफ एडल्ट डोजेज जो है वो दिया जाएगा लगाने के 3 महीने बाद। और एडल्ट डोजेज कितनी है? वो ये है 500 ग्राम नाइट्रोजन, 320 ग्राम P2O5, 1200 ग्राम K2O। हर एक एडल्ट पाम को दिया जाता है 1 साल में। लेकिन हम इस पूरी डोजेज का 1/10 देंगे उन पौधों को जो हमने अभी हाल फिलहाल में लगाए हैं लगाने के 3 महीने बाद। लगाने के 2 साल बाद हम अमाउंट को कर देंगे 1/3, लगाने के 3 साल बाद हम कर देंगे 2/3, और चौथे साल से जो है हम पूरी की पूरी डोज डालना शुरू कर देंगे। और ये एडल्ट पाम को भी जो हम ये डोज दे रहे हैं एडल्ट डोज, ये हम 2 स्प्लिट में देंगे हर साल। जैसे 1/3 तो जो है हम इस जो हमने ये कटोरी बनाई थी इसमें डायरेक्टली मिला देंगे इस तरीके से, और बचा हुआ जो 2/3 है वो हम इसमें मिलाने के साथ साथ लगभग 15 सेंटीमीटर का गड्ढा भी करेंगे यहाँ पे, और उसमें मिलाएंगे या तो 30 किलो ग्रीन मैन्योर साथ में, या फिर 25 किलो फार्म यार्ड मैन्योर, या फिर 10 किलो वर्मी कंपोस्ट। तीनों में से कोई भी चीज़ हम इन फर्टिलाइज़र्स के साथ में ज़रूर मिलाएंगे। इसी कटोरी में मिला देंगे, अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे।
उसके बाद में जो है हम चाहें तो पानी के साथ में भी फर्टिलाइज़र अप्लाई कर सकते हैं, जिसको फर्टिगेशन बोलते हैं। और इसका सबसे कारगर जो मेथड है वो है ड्रिप सिस्टम। जितने भी आपके सॉल्यूबल फर्टिलाइज़र्स हैं जो पानी में घुल सकते हैं, सॉल्यूबल है, जैसे यूरिया हो गया, यूरिया के अलावा फॉस्फोरिक एसिड हो गया, पोटेशियम क्लोराइड हो गया, इनको पानी में मिला करके ड्रिप सिस्टम के ज़रिए जो है पौधे की डायरेक्ट जड़ में डाला जा सकता है। इससे लगभग इसकी एफिशिएंसी भी बहुत ज़्यादा है और आपका लगभग 50% फर्टिलाइज़र की बचत भी हो जाती है। इसके अलावा आप चाहो तो ये बेसिन जो है इसमें कोई ग्रीन मैन्योर क्रॉप लगा सकते हो, जैसे कि मिमोसा, इनविसा, इसके अलावा प्यूरेरिया, फैसिलोइड्स या फिर कैलेपेगोनियम म्यूकोनोइड्स। ग्रीन मैन्योर मेनली करेगा क्या, या आपने कोई लेग्यूम कवर क्रॉप अगर लगा रखा है कोकोनट बेसिन में, इस तरीके से जैसे यहाँ पे इन्होंने लगा रखा है इस बेसिन में, इसी तरीके से कोई ग्रीन मैन्योर क्रॉप या कोई लेग्यूम वाला कवर क्रॉप हम लगा सकते हैं। और ये पूरी बेसिन की रेडियस लगभग 1.8 मीटर से 2 मीटर होती है। अब इससे होगा क्या, सबसे बड़ा फ़ायदा कि लगभग 150 से 200 ग्राम नाइट्रोजन जो है वो इस बेसिन की मिट्टी में अच्छे तरीके से इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। ये जो आपने क्रॉप लगाया था इसके 4 महीने के बाद 150 से 200 ग्राम नाइट्रोजन आ जाएगी बेसिन की मिट्टी में डायरेक्ट। जो भी आपने क्रॉप लगाया था, चाहे वो लेग्यूम कवर क्रॉप था या फिर कोई आपने ग्रीन मैन्योर क्रॉप यहाँ पे लगा दिया था बेसिन में, उसके लगाने के 4 महीने बाद। इसके अलावा एक यहाँ पे लेग्यूम क्रॉप आप चाहो तो लगा सकते हो, ग्लिसरीडा जो है वो भी आप लगा सकते हो। ग्लिसरीडा ये अपने आप में एक लेग्यूम क्रॉप है। आप जो हैं जैसे कि एक रो ये है और एक रो ये है किसकी, कोकोनट की, तो इन दोनों रो के बीच की जो जगह है वहाँ पे आप इसकी इंटरक्रॉपिंग कर सकते हो। 3 रो जो हैं इसकी लगाई जा सकती हैं कोकोनट की 2 रोज़ के बीच में, और एक साल में लगभग 3 प्रूनिंग आपको करनी पड़ेगी। लेकिन इसका भी फ़ायदा ये है कि जो लगभग कोकोनट पाम की 90% नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, जो 90% नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, 25% फॉस्फोरस की रिक्वायरमेंट है और 15% पोटेशियम की रिक्वायरमेंट है, वो पूरी हो जाएगी। यानी कि आपकी ओवरऑल केमिकल फर्टिलाइज़र पर डिपेंडेंसी कम हो रही है इन ग्रीन मैन्योर और लेग्यूम क्रॉप का इस्तेमाल करके। इसके अलावा जितना भी हमारा कोकोनट का पौधे का यानी कि जो पाम का वेस्ट जनरेट हो रहा है उस पूरे का हम वर्मी कंपोस्टिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। वर्मी कंपोस्टिंग के लिए हम सीमेंट का टैंक बना लेंगे जिसकी गहराई 1 मीटर से कम होगी। उसमें हमने क्या करा, 10% बाई वेट काउडंग थोड़ी सी हमने मिला दी और साथ में थोड़ा पानी मिला करके 1 से 2 हफ्ते के लिए छोड़ दिया। उसके बाद में हम बेड तैयार करेंगे और उसमें ये पूरे मटेरियल के साथ में अर्थवॉर्म हम डाल देंगे 1 किलो पर टन ऑर्गेनिक वेस्ट के बिहाफ पर। इसके अलावा जो बेड हमने बनाए उनको अच्छे तरीके से फिर हम मल्च कर देंगे, पानी लगातार लगाते रहेंगे थोड़ा थोड़ा ताकि मॉइस्चर मेंटेन रहे, और लगभग 70 दिन में पूरी कंपोस्टिंग कंप्लीट हो जाएगी। तो जितना भी हमारा फार्म पर वेस्ट जनरेट हो रहा है वो पूरा का पूरा बढ़िया से यूटिलाइज हो रहा है, खाद तैयार हो रही है। इसमें से जो कंपोस्ट की रिकवरी है वो लगभग 70% रहेगी। 1 हेक्टेयर में अगर आप केवल जो कोकोनट पाम है उसके पत्ते पत्ते का इस्तेमाल करके ही अगर वर्मी कंपोस्टिंग कर लो, बाकी चीज़ों को हम ही छोड़ दें, तो ही अकेले आपको कम से कम जो है 4000 किलो वर्मी कंपोस्ट मिल जाएगा। 4000 किलो वर्मी कंपोस्ट की अगर हम बात करें तो इसमें लगभग 1.2 से 1.8% नाइट्रोजन रहता है, 0.1 से 0.2% फॉस्फोरस और 0.2 से 0.4% पोटेशियम। एक साल में एक पाम में लगभग आप 20 से 25 किलो जो है वर्मी कंपोस्ट अप्लाई कर सकते हो, जो आपको करना पड़ेगा 20 से 25 किलो एक पाम में एक साल में। इरिगेशन की अगर हम बात करें तो कई सारे मेथड है, जैसे स्प्रिंकलर का मेथड है, ड्रिप सिस्टम है, इसके अलावा परफो स्प्रे है, जैसे कि ये परफो स्प्रे है। इसके अलावा ये ड्रिप यहाँ पे लगी हुई है तने के चारों तरफ, थोड़ा थोड़ा पानी निकल रहा है। इसके अलावा बेसिन इरिगेशन है, जो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये बेसिन सिस्टम है। बेसिन इरिगेशन में मेनली है क्या,
जो पेड़ का तना है उसके चारों तरफ हमने कटोरी बनाई, यानी कि बेसिन बनाया, जो कि 1.8 से लेके 2 मीटर की रेडियस का था। यहाँ पे आप ये देखो, ये बेसिन सिस्टम है। ये हमने बेसिन बना रखे हैं। दो जो कोकोनट की रोज थी उनके बीच में हमने एक इरिगेशन चैनल बनाया, ये हमारा मेन चैनल है। यहाँ से पानी यहाँ पे डाइवर्ट होगा और ये सारे के सारे जो बेसिन हैं ये इसी जो इरिगेशन चैनल है बीच का, इससे कनेक्टेड है। और ये सारे के सारे बीच के इरिगेशन चैनल मेन चैनल से कनेक्टेड है। इरिगेशन चैनल जो है वो बनाए जाएंगे इन बिटवीन 2 रोज। एक रो ये रही कोकोनट की, एक रो ये रही, इन दोनों के बीच में इरिगेशन चैनल बना रखा है। और हर एक बेसिन ये, एक बेसिन ये, एक बेसिन ये, हर एक बेसिन जो है इंडिविजुअली कनेक्टेड है इस चैनल के साथ में। ये मेन चैनल है और हर एक बेसिन जो है वो इंडिविजुअली कनेक्टेड है इस चैनल के साथ। बेसिन इरिगेशन में बस नुकसान ये है कि बहुत सारा पानी पर्कुलेशन से वेस्ट हो जाता है इसमें। लगभग हर 4 दिन में 200 लीटर पानी जो है आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। सबसे बेहतरीन मेथड जो है वो है ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम से आपका लगभग 34% तो बेसिन इरिगेशन के कंपैरिजन में वाटर की बचत हो जाती है सीधे सीधे। इस तरीके से आपको करना क्या है, जो पौधा है उसके या तो आप चाहो तो ट्रंक से भी इस तरीके से ड्रिप के तार को लपेट सकते हो, या चाहो तो बेस में इस तरीके से इसके चारों तरफ लगा दो और एक टर्न में लगभग 4 से 6 ड्रिपिंग के पॉइंट बनाने हैं। एक जो पूरा का पूरा टर्न रहेगा पौधे के चारों तरफ, उसमें लगभग 4 से 6 ड्रिपिंग पॉइंट। स्प्रिंकलर और परफो स्प्रे जो हमने देखे ये परफो स्प्रे है। ये आपके मिक्स क्रॉपिंग वगैरह के लिए अच्छे रहते हैं, जहाँ पे लगातार अगर आपको मिट्टी को गीला रखना है। बीमारियों की अगर हम बात करें तो बीमारियाँ कौन कौन सी हैं। बीमारियों में जैसे कि कई सारे पेस्ट आते हैं इसमें। पहले हम मेजर पेस्ट देख लेते हैं क्या क्या है। तो मेजर पेस्ट की अगर हम बात करें तो जैसे कि एरिफोइड माइट होता है एकेरिया ग्रोइनोरसिस। इसके अलावा राइनोसेरस बीटल है एक रेड पाम वीवल होता है, एक लीफ को खाने वाला कैटरपिलर है, ये बोटेनिकल नेम लिखे हुए हैं। इसके अलावा वाइट ग्रब की समस्या आपको मूंगफली में भी देखने को मिलेगी, ये इसका बोटेनिकल नेम है। कई सारी बीमारियां भी है ये पेस्ट से मेजर, 5 टोटल। इसके अलावा कई सारी बीमारियां भी हैं जिसकी रूट विल्ट है। इसके अलावा लीफ रॉट है, जैसे कि लीफ रॉट यहाँ पे दे रखी है, ये पत्तियाँ सड़नी शुरू हो गई हैं। इसके अलावा बड रॉट है, ये यहाँ पे बड रॉट की फ़ोटो है। इसके अलावा स्टेम ब्लीडिंग, ये स्टेम ब्लीडिंग यहाँ पे मेंशन कर रखी है। इसके अलावा बेसल स्टेम रॉट, ये सारी इंपॉर्टेंट बीमारियाँ हैं कोकोनट की। ये यहाँ पे आप देखोगे तो ये देखो, ये स्टेम ब्लीडिंग है, ऐसा लग रहा है नीचे से ब्लीड कर रहा है, पूरा काला काला सा हो गया है यहाँ पे, ये स्टेम ब्लीडिंग है। इधर हम देखें तो ये है लीफ रॉट इन कोकोनट, ये पत्तियों में सड़न सी शुरू हो गई है। रॉट का मतलब ही क्या होता है, सड़न। इसके अलावा बड रॉट इन कोकोनट, ये आप देखोगे तो एक इसकी बड में जो है रॉटिंग शुरू हो गई है। तो ये मैंने फ़ोटो लगा दी थी यहाँ पे सारी। हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें तो 6 से 8 हार्वेस्टिंग एवरेज एक साल में मिल सकती हैं। जो वेस्ट कोस्ट टॉल कल्टीवार है उससे लगभग 80 से 100 नट हमें मिल जाते हैं एक साल में एक पौधे से। हाइब्रिड्स की अगर हम बात करें तो 100 से 140 नट, यानी कि 100 से 140 फल हमें एक साल में एक पौधे से मिल जाएंगे। और अगर हम अच्छी देखभाल करते हैं पौधे की, पानी वगैरह का ध्यान रखना है, फर्टिगेशन इरिगेशन प्रॉपर्ली कर रहे हैं, तो 200 से 250 नट भी हमें मिल सकते हैं एक पौधे से एक साल में। अगर हमें मैक्सिमम यील्ड चाहिए कोपरा की और ऑयल की, तो 12 महीने पुराने फलों को जो है हार्वेस्ट किया जाता है। लगभग टोटल मैच्योरिटी आने में 12 महीने का समय लग जाता है फल को। तो अगर आपको कोपरा की बेहतरीन क्वालिटी चाहिए और ऑयल भी बढ़िया चाहिए तो आप पूरे तरीके से जो मैच्योर हो चुका फल है लगभग 12 महीने पुराना, उसकी हार्वेस्टिंग करें। और अगर आपको यंग कोकोनट चाहिए जिनमें पानी की मात्रा अधिक है, तो वो आप लगभग 7 से 8 महीने पुराना फल जो है वो हार्वेस्ट कर सकते हो। लेकिन जितना अर्ली आप हार्वेस्ट करोगे
उतना ही ऑयल कंटेंट की जो क्वालिटी है वो गिरती जाएगी। जैसे कि अगर मैं 11 महीने पुराना हार्वेस्ट करता हूँ तो 5% का ड्रॉप आएगा यील्ड में। अगर मैं 10 महीने पुराना हार्वेस्ट करता हूँ तो ऑयल के कंटेंट में 15% की गिरावट आएगी। और 9 महीने का अगर मैं हार्वेस्ट कर लेता हूँ तो 33% की गिरावट है। तो आइडियल टाइम क्या है? आइडियल टाइम पूरे फल को तैयार होने में 12 महीने का लगता है। तो कोपरा और ऑयल के लिए तो 12 महीने में ही हार्वेस्टिंग होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको टेंडर स्टेज में हार्वेस्ट करना है तो 7 से 8 महीने सही है, नहीं तो आपको काफ़ी लॉस देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो इसका फाइबर है वो काफ़ी सुपीरियर गोल्डन ब्राउन फाइबर आपको मिल जाएगा। उसके लिए फल की हार्वेस्टिंग आपको लगभग 10 महीने पर करनी होगी। इसके अलावा हम देखें तो जो हार्वेस्टिंग के बाद में जो नट्स हैं उनको ढेर लगा करके एक शेड में सुखा लिया जाता है कुछ दिनों के लिए। वहाँ पे उनका मॉइस्चर कंटेंट अंदर का कम हो जाता है। 50% जो कोकोनट उगाए जाते हैं वो कोपरा के लिए ही उगाए जाते हैं। 20% जो उगाए जाते हैं वो जो हरा नारियल होता है यंग, जिसमें पानी की मात्रा अच्छी होती है, उसके लिए उगाए जाते हैं। और 30% जो कोकोनट है वो मेनली आपके कुलिनरी पर्पज़ के लिए रखे जाते हैं, किचन वगैरह के पर्पज़ के रिलेटेड या फिर टेबल पर्पज़ के रिलेटेड, अलग अलग डिशेज़ वगैरह बनाने में डायरेक्टली जो यूज़ होता है खाने में। कोकोनट का जो हस्क है, जो इसका मीज़ोकार्प होता है फाइब्रस, उसका क्या इस्तेमाल है? रस्सी वगैरह बनाने में, पायदान वगैरह बनाने में और कोकोपीट बनाने में, जो कि एज सॉइलेस मीडिया के तौर पे काम करता है। कोकोनट के बेसिन में हमने देखा, हमने मल्चिंग का इस्तेमाल कर रखा था, तो वहाँ पे हम हरे पत्तों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सूखी पत्तियों का भी। इसके अलावा जो है कोकोनट के पाम की ड्राइड पत्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम हस्क का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो फाइबरस मीज़ोकार्प था उसका। मिट्टी में अगर आप ऑर्गेनिक मैटर को बढ़ा करके रखोगे, यानी कि अगर आप मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा को हाई रखोगे तो इसके कई फ़ायदे रहेंगे। पहला तो ये मॉइस्चर रिटेंशन हाई रहेगा। इसके अलावा पीएच मेंटेन रहेगा। इसके अलावा जो है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी और एरिएशन भी बहुत इंप्रूव होता है। इसलिए ज़रूरी है कि मिट्टी में ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा भी आप हाई रखना। ये यहाँ पे देखो इंटरक्रॉपिंग बैगन की दिखा रखी है, नारियल के साथ में इंटरक्रॉपिंग कर रखी है बैगन की। इंटरक्रॉपिंग की अगर हम बात करें तो शुरुआत के 8 से 10 साल तो आप पाइनएप्पल, बनाना, ग्राउंड नट, मिर्च, स्वीट पोटैटो, टेपियोका, ये सब चीज़ें लगा सकते हो। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे पौधा मैच्योर होता जाता है तो क्या होगा, ऊपर की जो कैनोपी है वो मेनली नीचे धूप को नहीं आने देगी, तो नीचे लाइट कम आएगी। और जब नीचे लाइट कम आएगी तो फिर हमारे लिए इंटरक्रॉपिंग थोड़ी सी चैलेंजिंग हो जाएगी। इसलिए जो बाद के 10 से 22 साल होते हैं इसमें बनाना को आप उगा सकते हो जो थोड़ा शेड टॉलरेंट हो, जैसे कि आपका पेलाइम कोडम। स्पेलिंग का थोड़ा देख लेना, इसको मेनली लगाया जा सकता है। ये बनाना का वो कल्टीवार है जो थोड़ा शेड टॉलरेंट है। इसके अलावा जब पूरे तरीके से मेच्योर हो जाएगा पौधा तो फिर आप इंटरक्रॉपिंग के साथ में जैसे कि कोकोआ हो गया, पेपर हो गया, दालचीनी हो गई, क्लोव है, नटमेग है, ये सब चीज़ें भी आप लगा सकते हो। इसके अलावा जो है कोकोनट बेस्ड मिक्स्ड फार्मिंग। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या हो गया? सबसे पहले तो मिक्स फार्मिंग का मतलब हो गया जब हम फार्मिंग के साथ में यानी कि क्रॉपिंग के साथ में लाइव स्टॉक को भी इंक्लूड कर रहे हैं, और कम से कम 10% इनकम हमारी लाइव स्टॉक से होनी चाहिए, उसको हम बोलते हैं मिक्स फार्मिंग। तो कोकोनट के साथ में, कोकोनट कल्टीवेशन के साथ में हम मिक्स फार्मिंग भी कर सकते हैं, कोकोनट बेस्ड मिक्स फार्मिंग। इसमें है क्या कि जो आपकी इंटर क्रॉपिंग के लिए जो स्पेस है उसमें आप हरा चारा उगा सकते हो, नेपियर। इंटरक्रॉपिंग में आप नेपियर को लगा सकते हो फॉडर के तौर पे, तो फॉडर की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी। 8 से 10 डेयरी एनिमल रख सकते हो। अब डेयरी एनिमल और जो पोल्ट्री वगैरह का वेस्ट रहेगा उससे आप खाद तैयार कर सकते हो। वो खाद आपकी मेनली कोकोनट के प्लांट्स में ही काम में आ जाएगी। इसके अलावा जो है 10 मिल्च काव रख सकते हो, और पोल्ट्री के 3 बैच आप रख सकते हो। 100 बैच, ये मतलब एक जो बैच है उसमें टोटल 100 मुर्गियाँ या आपके जो 100 फोल्स होंगे वो आपके आ जाएंगे। तो इस तरीके से एक मिक्स फार्मिंग का सिस्टम भी कोकोनट के साथ में इस्तेमाल करा जा सकता है कि आप क्या करो, इंटर कल्टीवेशन में नेपियर ग्रास लगा लो, 8 से 10 डेयरी एनिमल रख लो, इनके चारे की रिक्वायरमेंट यहीं से पूरी हो गई।
इनका जो गोबर वगैरह है, जो वेस्ट है, वो यहाँ पे ही सीधे कोकोनट के केस में एज अ फर्टिलाइज़र के तौर पे या मैन्योर के तौर पे काम में आ जाएगा। 10 आप गाय रख सकते हैं और 3 बैच आप पोल्ट्री के रख सकते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो जो कोपरा है उसकी भी 2 फॉर्म होती हैं, एक होता है मिलिंग कोपरा और एक होता है एडेबल कोपरा। जो मिलिंग कोपरा है वो मेनली कमर्शियली मैन्युफैक्चर किया जाता है, जैसे यहाँ फ़ोटो लगी हुई है, ये मिलिंग कोपरा है। और जो एडेबल कोपरा है वो 2 तरीके का होता है, एक होता है बॉल कोपरा जिसे हम कहते हैं साबुत गोला, तो वो ये है सूखा गोला जो पूरा का पूरा साबुत है, वो होता है हमारा बॉल कोपरा, वो ये रहा। और बीच में से जो 2 हाफ हमने कर दिए हैं वो है कप कोपरा। अगर हम बॉल कोपरा की बात करें तो सबसे पहले हम कर देंगे कि जो 12 महीने पुराना फल था, 8 से 12 महीने पुराना, जनरली 12 महीने पुराना फल हार्वेस्ट करते हैं कोपरा के प्रोडक्शन के लिए, तो उसको सबसे पहले सुखाया जाता है अच्छे तरीके से। जब वो पूरे तरीके से सूख जाएगा तब हम पहले ऊपर का एपिकार्प को मीज़ोकार्प हटाएंगे। उसके बाद में क्या है, हम बीच में से इसको तोड़ते हैं। बीच में से तोड़ने के बाद में जो आउटर हार्ड कवरिंग है वो हटा दी जाएगी और अंदर से जो कोपरा है उसको स्कूप आउट करके निकाल लिया जाएगा। तो स्टोर कर लेते हैं फुली मैच्योर अनहस्क्ड नट्स को, जो है 8 से 12 महीने के लिए बैम्बू का प्लेटफॉर्म बना देते हैं और उसमें मेल स्टोर कर लेते हैं। अच्छी तरीके से सुखा लेते हैं इसको, बहुत लंबे वक्त के लिए स्टोर करना पड़ता है ताकि अंदर का पानी वगैरह सारा सूख जाए। तो अच्छे तरीके से हमने इसे सुखा लिया। सुखाने के बाद में डीहस्किंग करेंगे और बीच में से 2 भाग इसके कर लेंगे। अब अगर अगर बीच में से आप 2 भाग कर रहे हो तो आपको मिलेगा कप कोपरा, क्योंकि बीच में से 2 भाग हो गए हैं। क्योंकि फिर आप क्या करोगे, हार्ड कवरिंग में से स्कूप आउट करके निकाल लोगे तो वो कप कोपरा हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीच में से तोड़ नहीं रहे, यानी कि आपने अच्छे तरीके से इसको सुखा लिया था और सुखाने के बाद में ऊपर का एपिकार्प मीज़ोकार्प हटाया और आउटर जो हार्ड शेल था वो हटा लिया, तो फिर आपको जो साबुत गोला मिला वो बॉल कोपरा है। तो नट को हमने डीहस्किंग कर ली, शेल को हमने तोड़ के हटा लिया और हमें जो मिला वो पूरा मिला साबुत एकदम बॉल फॉर्म। ये रहा, ये बीच में से हमने इसे तोड़ा नहीं है, हमने केवल तोड़ के ऊपर का शेल निकाला है। लेकिन अगर हम इसे बीच में से भी तोड़ लेते तो एक कप कोपरा बन जाता। स्टोरेज एंड ड्राइंग करी हमने, मेथड बनाने का सेम ही है जो बॉल कोपरा का था। डीहस्किंग कर ली, बीच में से हमने इसे काट लिया और बीच में से काटने के बाद भी हम इसे सुखाएंगे। फिर यहाँ पे तो केवल हमने पहले ड्राई किया था, उसके बाद में मेनली ड्राइंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर बीच में से इसे तोड़ लेंगे तो स्कूप करने के बाद में फिर इसे पहले सुखाएंगे। नट्स को डीहस कर लिया, फिर काटा उसे कप्स में और फिर इन्हें धूप में सुखा लिया। इनको मिली मिठाई वगैरह बनाने में इस्तेमाल किया जाता है, आपने देखा होगा। इसे कद्दूकस कर लेते हैं और फिर इससे आप हलवे वगैरह हैं या कोई भी मिठाई वगैरह है वो बना सकते हो। एक होता है मिलिंग कोपरा जो कि आपको कमर्शियली बनाया जाता है। 60 से 65% जो कोकोनट उगाए जाते हैं केरला में वो मिलिंग कोपरा के लिए उगाए जाते हैं। इसमें भी पहले जो है सन ड्राइंग करते हैं, लेकिन अगर मानसून का सीज़न है या बारिश वगैरह हो रही है तो धूप में तो ड्राइंग कर नहीं सकते, तो उसके लिए ड्रायर के लिए अलग अलग से मशीनें भी होती हैं जो ड्राइंग के लिए होती हैं। तो अलग अलग तरीके के ड्रायर भी आते हैं, जिसकी सनलाइट पर जो काम करता है वो वाले ड्रायर, जो बिजली से जलते हैं वो वाले, या फिर जो फार्म वेस्ट की एनर्जी से चलें वो वाले, जैसे कि एक मशीन यहाँ पे दे रखी है। इसके अलावा कोपरा में कितना मॉइस्चर कंटेंट है वो नापने के लिए मीटर भी बनाया गया है, जो कि लगभग 1 से 40% तक रीडिंग बता सकता है। जो इसकी रेंज है वो 1 से 40% तक होती है। जैसे कि ये देखो, ये है कोपरा में मॉइस्चर परसेंटेज नापने के लिए जो मीटर डेवलप किया गया है। ये मीटर आपका जो है CPCRI ने डेवलप किया है, सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो केरला में है। जो रीडिंग है ये 1 से 40% तक की इसकी रेंज है, ये बता देगा कितना मॉइस्चर परसेंटेज है। इसके अलावा कुछ हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी कोकोनट से हमें मिलती हैं, जिसकी कोकोनट शेल पाउडर, जो कोकोनट का शेल है उसका पाउडर बना दिया जाता है। ये यहाँ पे फ़ोटो लगी हुई है। इसके अलावा जो है कोकोनट शेल एक्टिवेटेड कार्बन, जो कि एक इको फ्रेंडली फिल्ट्रेशन मीडिया का काम करता है। कोकोनट का जो हस्क है उससे मेनली तैयार किया जाता है। ये देखो, ये इको फ्रेंडली फिल्ट्रेशन मीडिया का काम करता है।
इको फ्रेंडली फिल्ट्रेशन मीडिया मेड फ्रॉम कोकोनट हस्क, जो कोकोनट का हस्क है उससे तैयार किया जाता है। कोकोनट शेल एक्टिवेटेड चारकोल, जो कोकोनट शेल एक्टिवेटेड कार्बन, कोकोनट हस्क से तैयार करा जाता है फिल्ट्रेशन पर्पज़ के लिए। इसके अलावा जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये आपका अनरिफाइंड कोल्ड प्रेस्ड ऑयल होता है जो बिना हीट करके एक्सट्रैक्ट करा गया है, अनरिफाइंड है और कोल्ड प्रेस है। इसमें टोकोफेरॉल, पॉलीफेनॉल, एंटीऑक्सीडेंट और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जो ह्यूमन हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छी हैं। ये देखो केरला के कसारा गांव में सेंट्रल प्लांटेशन क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट की फ़ोटो दे रखी है। इसके अलावा हम देखें तो कई सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होते हैं कोकोनट के, जैसे कि कोकोनट चिप्स होते हैं, ये काफ़ी क्रंची क्रंची। इसके अलावा कोकोनट का विनेगर बनता है, कोकोनट वाटर स्क्वैश, कोकोनट का अचार बनता है, चटनी बनती है नारियल की, और कोकोनट का बुरादा भी तैयार होता है जिसे बाद में पैक कर लेते हैं, कोई भी मिठाई वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा जो है एक बेवरेज भी बनता है यहाँ पे जिसे हम नीरा बोलते हैं, जो कि अनफर्मेंटेड कोकोनट बेवरेज होता है। अनफर्मेंटेड, ये याद रखना, अनफर्मेंटेड कोकोनट बेवरेज। इसके अलावा इसी नीरा का इस्तेमाल करके कोकोनट शुगर और कोकोनट जैगरी भी तैयार किया जाता है। ये कोकोनट का गुड़ है, कोकोनट जैगरी, जो कि इसी नीरा से बनता है। इसके अलावा इससे जो है कोकोनट शुगर भी बनती है। ये देखो ये ब्राउन कलर की, ये कोकोनट शुगर है। कोकोनट शुगर का फ़ायदा ये है कि ये डायबिटिक पेशेंट के लिए बढ़िया है। इसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 35 है, जो कि नॉर्मल शुगर से बहुत कम है। इसमें जो है सोडियम, पोटेशियम और फॉस्फोरस भी है, और लगभग 9 गुना हाइयर प्रोटीन भी मिल जाएगा आपको नॉर्मल शुगर के कंपैरिजन में। नॉर्मल शुगर का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो लगभग 75 होता है, उसके कंपैरिजन में इसका 35 है, ये ज़्यादा हेल्दी है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर हम बात करें उसका मतलब क्या है, वो आपका एक स्केल है जिसमें वैल्यू 0 से 100 के बीच में लाई करती है। कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड आइटम है वो कितनी जल्दी ब्लड शुगर का लेवल इंक्रीज़ करेगा, यानी कि ब्लड में शुगर का लेवल या कह सकते हैं ग्लूकोज का लेवल कितनी जल्दी बढ़ाएगा, उसको हम बोलते हैं ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस पार्टिकुलर फूड मटेरियल का। कोई भी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड मटेरियल कितनी जल्दी हमारे ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को राइज करेगा, ये उसके ग्लाइसेमिक इंडेक्स से पता लगता है, जिसका स्केल जो है 0 से 100 के बीच में होता है। तो ये हमने देखा पूरा का पूरा कोकोनट के बारे में।